अगर आप मोरल एंड मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। नमस्कार, स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है क्या करेगा काजी। चाय 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 गरम की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। सामान और खुद को संभाल रहा था। खिड़की से बाहर झांक कर देखा, मेरी उम्मीद के उलट प्लेटफॉर्म पर पड़ी बेंच पर अम्मा बैठी थी। उनकी निगाहें मुझे ही ढूंढ रही थी, लेकिन दूसरी दिशा में, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी आशाओं ने मेरा मुस्तकबिल ढूंढना चाहा था। विदु जैसी लड़की में कहाँ गलती हो गई थी, वो नहीं जानती थी। अम्मा, मैंने हौले से उनके सामने आकर कहा तो वे मेरे कंधे से लगकर फफक पड़ी। ये विलाप उस रिश्ते के शव पर था जिसका गठबंधन उन्होंने अपनी ममता भरे आंचल तले और सुखद जीवन की कल्पना के धरातल पर किया था। तुम क्यों आई? मैं खुद ही आ जाता ना। मैंने उन्हें चुप कराते हुए कहा तो वे अपने आंचल से गीली आंखों को पोंछते हुए बोली, घर में कभी कभी जी बहुत घबरा जाता है। निगम को बाबा के पास बैठाकर चुपके से आ गई। फिर बोली, तू कैसा है रे? कुछ दिन तो रहेगा ना यहाँ? मैंने कहते हुए रिक्शा रोक लिया और चल दिया अपने घर की तरफ। हरियाणा के एक छोटे से गांव के छोटे से किसान के घर का बड़ा बेटा संयम, यानी मैं, जिसने अपने अम्मा बाबा की कड़ी मेहनत और संघर्ष का सम्मान करते हुए एक ऐसी लड़की से शादी कर ली थी जिसे मैं पहले से जानता भी नहीं था। एक ही गांव के होते हुए भी हम कभी पहले मिले नहीं थे। मैं बड़े शहर में एआई इंजीनियर के तौर पर अच्छा खासा कमा रहा था। चाहता तो अपने ही जैसा पैकेज पाने वाली किसी ज़्यादा योग्य लड़की को अपनी जीवन संगिनी बना सकता था। कौन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता? ज़रूर ये सोच भी विदु जैसी किसी स्त्री के दिमाग की उपज रही होगी। 7 साल की शादी में केवल दर्द ही तो दिया था उसने हम सबको। जी में आता है कि अभी उसे कॉल करूं और अपने अंदर उबलते लावे को शब्दों की चादर में लपेटकर उसके कानों में उड़ेल दूं, लेकिन मजबूर हूं। इतना क्या ले आया बेटा? अम्मा ने सामान की तरफ देखकर पूछा, पर अपने ही ख्यालों में गुम हुआ मैं यंत्रवत सा रिक्शे से उतरकर घर के अंदर जाने लगा। बिज्जू मुझे पानी का ग्लास थमाकर थैला लेकर बाहर चल दिया। अरे भाई, ढंग से उतार दे सामान, फेंक मत। अम्मा रिक्शे वाले को डपट रही थी। मैं वर्तमान में लौटा और बोला, रहने दे बेटा, हम कर लेंगे। कितना हुआ? मैंने पैसे देकर उसे चलता किया। तभी निगम अपनी बाइक निकालकर मुझसे नजरें बचाते हुए दरवाजे की तरफ ही आ रहा था। कहाँ चल दिया? कुछ ज़रूरी काम है। भाई से तो मिल ले। पर वो नहीं रुका, तो मैंने ही उसके कंधे पर हाथ धरते हुए उसे रोकना चाहा। वो लगभग दहाड़ते हुए बोला, मेरा बैलेंस बिगाड़ने की बजाय अपने जीवन की गाड़ी को संभाल लिया होता। ये सुनते ही मेरी पकड़ छूट गई और वो सर्राटे से चला गया। ये मेरा ही छोटा भाई है ना, जो मोहल्ले भर के लड़कों से पंगा करके मेरे पीछे दुबक जाया करता था। स्कूल में किसी टीचर के जरा सा डांट देने पर सीधा मेरे पास शिकायत लाया करता था। उसके लिए मैं उसकी तलवार और ढाल दोनों हुआ करता था। रिपोर्ट कार्ड पर बाबा के झूठे सिग्नेचर की बात पता चलने पर उनकी पिटाई से उसे बचाना हो, या सोती हुई सुमन की चोटी काट देने पर अम्मा से होने वाली धुनाई से, हर बार मैं ही तो उसका लाइफ गार्ड हुआ करता था। और आज वो लाइफ का फलसफा मुझे समझा रहा था, मुझसे निगाहें चुरा रहा था। बीते सालों में जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारे का क्या दोष था, लेकिन भुगतना तो पड़ा ही था। विदु ने सभी को कोर्ट के कटघरे में घसीट दिया था अपने केस को वजन देने के लिए। इस बात का ख्याल तक नहीं किया कि परिवार के पढ़ने वाले बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये अपने साथियों से किस तरह नजरें मिला सकेंगे, किस किस के सवालों का सामना करेंगे। मैं टूटा थका सा खड़ा था। अम्मा ने मेरी पीठ थपथपाई और बोली, तू बैठ, मैं जरा रसोई में देख लूं। बिज्जू भी पूरा घुमक्कड़ है, पता नहीं सब्जी लेने गया है या उगाने। अरे रे बाबा, संभल के। मैंने लपक कर उन्हें सहारा देकर बिठाया। शायद निगम की तेज आवाज से वो जाग गए थे और बाहर आकर मुझे दिलासा देना चाहते थे, लेकिन कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। बाबा का दुलारा होने के लिए मुझे कभी कोई हुज्जत नहीं करनी पड़ी थी।
बदले में मैं क्या दे सका था उन्हें? एक अच्छे खासे इंसान को जिंदा कंकाल में बदल दिया मेरे हालातों ने। बिन बाप की बच्ची को अपने घर की बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहे हैं, ऐसा सोचने वाले मेरे बाबा ने पिता बनकर स्नेह दिया था विदु को। लेकिन विदु, उसने तो उन पर घरेलू हिंसा और दहेज की मांग जैसी तोहमतें लगा दी थी। एक बार भी नहीं सोचा। उसके आगे पढ़ने की इच्छा पर घर के बाकी लोगों की ना को हाँ में बदलवाने में बाबा का बड़ा रोल था। तब वो ये कहाँ जानते थे कि लॉ की पढ़ाई करके बहुरानी वकालत के दाव पेच उन पर ही आजमाएगी। क्या हो जाता अगर हमारा बेटा कुशल बाबा के साथ कुछ देर और खेल लेता? माना उन्हें पायरिया की प्रॉब्लम है और उस दिन कुशल ने खेल खेल में अपने दादू का टूथब्रश अपने मुंह में डाल लिया। छोटे बच्चे तो नासमझ होते हैं ना, अक्सर सब चीज़ों को मुंह में डालते ही हैं। 8 महीने के बच्चे को हाइजीन का क्या पता। लेकिन विदु ने ये देखकर उस मासूम के गाल पर इतनी तेज थप्पड़ रसीद किया कि वो रो रो कर तड़प उठा। बाबा का दोष इतना ही था कि बहू का हाथ पीछे झटक कर पोते को गोद में उठा लिया और बहलाने की कोशिश करने लगे। कहते हैं मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। अपने इस प्यार दुलार की भारी कीमत चुका रहे हैं वो। बीते 5 साल से तो बच्चे की शक्ल भी हम में से किसी ने नहीं देखी। बाबा को अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाते हुए मैंने उनकी आंखों में छल के जा रहे दर्द को अनदेखा सा कर दिया। पर यह भी 100% सच है कि मुझसे उनका और उनसे मेरा दर्द छुपा नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर और खाने से मना कर दिया। अम्मा ने बिज्जू के हाथों मेरा खाना वहीं भिजवा दिया। बाबा ने सब कुछ बचा दिया है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। पर चाहिए तो था उन सवालों का जवाब जो जिंदगी ने मेरे सामने खड़े कर दिए हैं। क्यों विदु के लालची इरादों ने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा? हमारे घर परिवार की हंसी खुशी, मान सम्मान के साथ साथ हमारा सुकून, चैन और नींदें सब कुछ छीन लिया था। क्यों उसने मेरा दामन दागदार कर दिया, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि मैंने उसके सिवा किसी को नहीं चाहा था। कौन है अम्मा? अम्मा को किसी से बतियाते हुए सुना तो मैं बाहर आंगन में आ गया। अम्मा फोन पर बात कर रही थी। सुमन है, ले बात कर। अम्मा ने अपना मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। भैया ठीक तो हो ना? तू कैसी है? अंशु कैसी है? अंशु के एग्जाम्स चल रहे हैं, स्कूल गई हुई है। और वीरेंद्र? किसी से बात कर रहे हैं। इस कोर्ट केस की वजह से आजकल वो भी मुझसे दूरी बनाना चाहता है ना? कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है भैया। सुमन सफाई देती रह गई और मैंने फोन अम्मा को थमा दिया। दिलो दिमाग में पिछला समय चक्कर काटने लगा। कितनी खुश थी सुमन मेरी शादी की तैयारियों के लिए। ना तो खुद चैन से बैठी थी, ना अपने पति और घर के दूसरे लोगों को बैठने दिया था। शॉपिंग, कैटरिंग, मेहंदी, संगीत, इन सब के इंतजाम का जिम्मा तो उसका था ही। गांव देहात की औरतों के बीच कैसे अपनी नई नवेली भाभी की ढाल बने रहना है, ये भी वो खूब जानती थी। अपनी भौजाई के साथ उसकी सहेली बनकर रहने के उसके सारे सपने विदु ने धराशायी कर दिए थे। सुमन के नाम भी विदु ने कितनी ही तोहमतें लगा डाली थी, जैसे कि उसके गहने अम्मा ने सुमन को दे दिए थे, जबकि ये उसका एक बेतुका प्रयास था, क्योंकि सब जानते हैं वीरेंद्र खाते पीते और इज्जतदार परिवार का इकलौता बेटा है। उसकी पत्नी यानी मेरी बहन के पास गहनों की कोई कमी नहीं, बल्कि वो तो विदु के लिए हमेशा महंगे महंगे तोहफे लाया करती थी। बिजू ने सामान रास्ते में से उठाकर कड़ियों वाले कमरे में रख दिया। तेरे बाबा का क्या हाल है? मैंने उससे पूछा। वो अपने काम में ही लगा रहा, बोला चले गए। इतनी दुखद बात को इतनी सहजता से कैसे बोल सकता है? मैं खुद में ही बड़बड़ा रहा था। बाबा का इलाज करवाने के लिए घर गया, लेकिन मेरे जाने से पहले ही बस उनको अग्नि देकर, कहते कहते उसका गला रुंध सा गया। कुछ देर बाद सहज होकर बोला, उनके अलावा अपना कहने को तो बस यही परिवार है। सो वापस आ गया। यहाँ आकर देखा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं सुमन जीजी के घर पहुंचा। उनसे पता चला कि मेरी गैर हाजिरी में यहाँ क्या क्या मुसीबतें खड़ी हो गई थी। निगम की मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही थी। अब अपने भाई से खुलकर बात करने का निश्चय कर लिया था मैंने।
बाइक खड़ी करके वो जूते उतार रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुझे भी ये लगता है कि मैंने विदु के साथ मारपीट की किसी दूसरी औरत की वजह से? वो ज़मीन को घूरते हुए चुप बना रहा। मैंने फिर कहा, हाथ उठाना तो दूर की बात, कभी गाली गलौज भी नहीं की, बल्कि उसकी जायज़ नाजायज़ हर डिमांड को पूरी करने की कोशिश करता रहा। लेकिन धीरे धीरे वो निरंकुश होती चली गई। उसके खर्चे दिन ब दिन बढ़ने लगे। इतना ही नहीं, अपने भाई को बिजनेस शुरू करने के लिए उसने मुझसे पूछे बिना लाखों रुपए देने का वादा कर दिया। जब मेरे सामने बात आई तो मैंने ज़रा सख्ती से कहा, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, रात दिन मेहनत करता हूँ मैं। अपने भाई की मदद ही करना चाहती हो तो खुद कमाओ। उस डिग्री का क्या अचार डालोगी? वो तो जैसे पहले से ही तैयार बैठी थी। बोली, तुम तो मुझे कभी पसंद ही नहीं थे। पैसों के लिए मेरे चाचा जी ने जबरदस्ती तुमसे मेरी शादी करवा दी। अब तुम देखते जाओ मैं अपना हक कैसे वसूल करती हूँ। इतना कहकर वो सोते हुए कुशल को गोद में उठाकर अपने घर चली गई। मैंने भी नहीं रोका, सोचा जब गुस्सा शांत होगा वापस आ जाएगी। निगम मेरे गले लग गया। बोला, भैया तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। दोनों नहीं, तीनों। मैंने देखा सुमन और वीरेंद्र आए थे। तभी बाबा के लगातार खांसने की आवाज़ आने लगी। सभी अंदर चले गए। बस मैं ही बाहर बना रहा, क्योंकि मेरे मोबाइल पर मेरे वकील की कॉल थी, अगली हियरिंग के बारे में। विदु से जुड़ी हर बात केवल उलझन देती है मुझे। मैं ज़रा टहलने के लिए बाजार की तरफ निकल गया। हर कोई अपनी ज़िंदगी को कितने जतन से संवारने में लगा हुआ है, सिवाय मेरे। एक सुनवाई के दौरान विदु की लगातार बढ़ती डिमांड से परेशान होकर तैश में आकर मैं बोल गया, मैं तुम्हारे लिए एटीएम हूँ ना? अगर मैं ही ना रहूँ, किससे ऐंठोगी रुपए? उसी बात को बार बार उठाया जा रहा था उसके भाई और माँ के द्वारा। खुद विदु भी तंज कर रही थी, अभी तक नहीं किया सुसाइड तुमने? कभी कभी सोचता हूँ कि ख़त्म कर ही डालूं खुद को, पर मेरी ज्ञान बुद्धि और चेतना मुझे ऐसा करने से रोकती है। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो क्यों ऐसा करूं? वैसे भी मेरे जीवन में केवल विदु का ही तो रिश्ता मौजूद नहीं है जिसने मुझे खोखला बनाया, बल्कि मेरे माँ बाबा, भाई बहन और मेरा बेटा। उसके लिए मुझे अपने हिस्से का संघर्ष करना ही है। अपने विचारों की गुत्थी में उलझा मैं चला जा रहा था। सड़क पर हो रहे शोरगुल से ध्यान भंग हुआ। मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाते हुए गाड़ी से टकरा गया है। वहाँ मौजूद लोगों की मदद से उसी गाड़ी वाले के साथ बच्चे को लेकर मैं हॉस्पिटल पहुँचा। संयम, कहाँ है तू? बिना बोले अचानक कहाँ गायब हो गया? वीरेंद्र का फ़ोन आया था। हॉस्पिटल में मैंने थके स्वर से कहा, क्या हुआ? उसकी आवाज़ में फिक्र थी। मैं ठीक हूँ, यहाँ किसी को लेकर आया हूँ, घर आकर बात करता हूँ। डॉक्टर ने बच्चे को एग्जामिन करके ज़रूरी फर्स्ट एड करने के बाद घर ले जाने को कहा। वो बच्चा अब बेहतर महसूस कर रहा था। मुझे सामने देखकर मुझसे चिपट गया और बोला, आप कहाँ चले गए थे पापा? पापा? क्या ये कुशल? बिज्जू और अंजू के साथ वीरेंद्र कमरे में दाखिल हुआ। मैंने बिज्जू की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो बोला, जीजाजी के कहने पर मैंने विदु भाभी के मायके में काम करने वाली लड़की अंजू के साथ दोस्ती कर ली। फिर अंजू की तरफ मुखातिब होकर बोला, मुझे माफ़ कर देना अंजू, लेकिन ये भी सच है कि अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। अंजू सहज भाव से खड़ी थी। मैंने कुतूहल से पूछा, मतलब? अंजू के जरिए पता चला कि माँ बेटे के साथ उनके भाई भाभी बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। अपनी ईगो को बनाए रखने के लिए आपसे तो अलग होकर रह रही थी, लेकिन अपनी और बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। पापा, मुझे आपके साथ रहना है। मामा बहुत डांटते हैं। मम्मी सारा दिन ऑफिस का काम करती है। नानी भी मुझसे प्यार नहीं करती। कुशल अंजू के पास नहीं जा रहा था। ये मेरा बेटा है और मुझे ही नहीं पता। इसे भी कौन बताता कि आप इसके पिता हो। एक दिन अंजू कुशल को लेकर बाजार आई थी। अक्सर हम बाहर ही मिला करते थे। उस दिन कुशल बहुत उदास था। मैंने उसे बहलाने के लिए अपना फ़ोन दे दिया गेम खेलने को। लेकिन भैया, ये तो आपसे भी ज़्यादा दिमागदार है।
इसने फोटो गैलरी खोलकर एक एक के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने बेपरवाही में सब कुछ बता दिया। और देखो आज किस्मत ने आप दोनों को कैसे मिला दिया। बहुत देर हो गई, अब तुम घर जाओ, वीरेंद्र ने अंजू को कहा। जैसे ही वो कुशल को गोद में उठाने लगी तो वो मचलने लगा। नहीं, मैं पापा के साथ रहूंगा, पापा पापा। आज हमारे केस की हियरिंग थी और मेरे दिलो दिमाग फ्रीज हो रहे थे। आसपास की हलचलों से बेखबर मैं बस कुशल के बारे में ही सोच रहा था और आंखें बंद करके हाथ जोड़कर अपनी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। काफी देर तक जिरह चलती रही और एकाएक चुप्पी पसर गई। मैंने देखा विदु का वकील गुस्से से उसे देखता हुआ अपनी बेंच पर जा बैठा। अपने सामने पेश हुए प्रपत्रों को देखते हुए जज ने फैसला सुनाया। विदु सैनी अपनी पूर्ण सहमति से संयम यादव पर लगाए मेंटेनेंस चार्ज और तलाक के मुकदमे को वापस लेना चाहती है, क्योंकि बेटा माता और पिता दोनों के साथ रहना चाहता है। बच्चे की भावनाओं को महत्व देते हुए मुकदमे को पूरी तरह खारिज किया जाता है। जो कुछ देख सुन रहा था मेरे लिए सपने जैसा था, लेकिन बहुत सुखद एहसास था। आज विदु मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री लग रही थी। पिछले दिनों की सब कड़वाहट भूलकर मैं उसके पास गया और बोला, थैंक यू। वो चुपचाप कोर्ट रूम से बाहर चली गई। जरूरी कार्रवाई करके अपने वकील से बात करके हम भी घर चले आए। बाबा चाय की चुस्कियां ले रहे थे। आज उनकी आंखों में चमक थी और अम्मा की आवाज में चहक थी। उन्होंने रसोई में देखे बिना ही कहा, बिज्जू आज खीर बना ले, पहाड़ी वाली माता के मंदिर जाऊंगी। मेरे बेटे को बचा दिया। निगम निगम, ओहो अब कहाँ चला गया मोटरसाइकिल लेके, कभी घर में पैर नहीं टिकते इसके। मैं तो यही हूँ अम्मा, निगम बाथरूम से निकलते हुए बोला। खीर चढ़ा दे बिज्जू। अम्मा, बिज्जू तो भैया के साथ चला गया। कहाँ? तभी सुमन का फोन आ गया। अम्मा भगवान की बड़ी कृपा है, सब सुलझ गया, बहुत बधाई हो। देखना अब बाबा भी जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तुझे भी बहुत बधाई हो। पता नहीं संयम कहाँ चला गया, आया तो हमारे साथ ही था। अम्मा परेशान लग रही थी। हम सब साथ में हैं। भैया और बिज्जू ने हमें घर आकर खुशखबरी सुनाई और यहाँ से हमें साथ लेकर विदु के घर जा रहे हैं। अम्मा अब 2 बहुओं के स्वागत की तैयारी कर लो। अम्मा अब भी अपनी गीली आंखें पूछ रही थी। तो ये थी कहानी क्या करेगा काजी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।